बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर व्यतिकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश तरंगों का क्या होता है, कला संबद्ध स्रोत क्या है, द्विक रेखा छिद्र प्रयोग क्या है, व्यतिकरण संबंधी जो द्विक रेखा छिद्र प्रयोग है वो क्या होता है, इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है फ्रेंच चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक चित्र बना लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ए, पी, क्यू और आर, ये तीन जो है पर्दे होते हैं। ये पी जो एक पर्दा है, इस पी पर्दे के मध्य भाग में एक सूक्ष्म छिद्र यश होता है और यह सूक्ष्म छिद्र यश एक तरंग स्रोत का कार्य करता है और जिससे तरंगिकाएं जो हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं, वह बाहर निकलती हैं। इसके समीप एक दूसरा पर्दा क्यू होता है और इस पर्दे क्यू के भी मध्य भाग में दो छिद्र यश1 व यश2 होते हैं और वह दोनों छिद्र यश1 व यश2 छिद्र यश से समान दूरी पर स्थित होते हैं और ये दोनों छिद्र यश1 व यश2 भी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं और जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। और इस दूसरे पर्दे क्यू से डी दूरी पर एक अन्य पर्दा कैपिटल आर होता है जिस पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। उन्हीं फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई को नापकर हम तरंगदैर्घ्य की गणना जो है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब एक वर्णीय प्रकाश जो है इस पर्दे पी के छिद्र यश पर आपतित होता है तो यह छिद्र यश हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और ये द्वितीयक तरंगिकाएं इस पर्दे क्यू के छिद्र यश1 व यश2 पर समान कला में पहुंचती हैं। जब इस यश1 व यश2 पर भी ये तरंगिकाएं पहुंचती हैं तो ये यश1 व यश2 जो है यह भी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और उन द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के पश्चात ही इस तीसरे पर्दे आर पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, जैसे कि मैंने द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में आपको बताया है। हम मान लेते हैं कि माना यश1 व यश2 से जो चलने वाली तरंगिकाएं हैं वह पर्दे आर पर बिंदु P पर मिलती हैं। तो वैसी स्थिति में यश2P और यश1P के बीच जो पथांतर होगा, यश1 से यश1A एक लंब खींचा तो यश2P और यश1P के बीच का जो पथांतर है वह क्या होगा, यश2A। यश1 और यश2 के बीच की दूरी को स्मॉल d मान लेते हैं, पर्दे Q और R के बीच की दूरी को कैपिटल D मान लेते हैं, बिंदु O से P के बीच की दूरी को यक्स मान लेते हैं। ये तो है इस चित्र के बारे में संरचना। फिर जहाँ तक हमें तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने की बात है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज यश1 यश2A और एक दूसरा त्रिभुज COP, इसी को लेते हैं। दोनों समकोणिक त्रिभुज हैं। यहाँ लिखते हैं ठीक इसी तरह से लिखते हैं जैसे बता रहे हैं। लिखते हैं कि त्रिभुज यश1, या इसके पहले हम कह सकते हैं कि यश1P और यश2P तरंगिकाओं के बीच
पथांतर क्या होगा, S2P माइनस S1P, और यह बराबर होगा S2A के। S2P और माइनस S1P यह बराबर होगा S2A के। फिर आगे लिखते हैं कि त्रिभुज S1 S2A और त्रिभुज COP समकोणिक त्रिभुज हैं, समकोणिक त्रिभुज हैं, अतः त्रिभुज S1 S2A से क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखते हैं S1 S2A, हमने कहा लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारा S2A और कर्ण है S1 S2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अथवा साइन थीटा बराबर हो जाएगा S2A और बटे S1 S2। ठीक इसी तरह से तथा त्रिभुज COP से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ठीक इसी तरह से लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा OP और बटे कर्ण CP, तो बराबर हो जाएगा क्या, OP और बटे CP, OP बटे CP। इसके पहले का जो है साइन थीटा बराबर S2A बटे S1 S2, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, या हो गया समीकरण 1, और या जो दूसरा वाला है या समीकरण 2। लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा S2A और बटे S1 S2 बराबर OP और बटे CP। मान रख लेते हैं अथवा S2A और बटे S1 S2, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी जिसको कि हमने स्मॉल d माना है, तो ये यहाँ पर स्मॉल d होगा। OP के बीच की दूरी, OP जो है वह x है, लेकिन CP के बीच की दूरी नहीं है। तो CP के बीच की जब दूरी नहीं है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि चूँकि S1 S2 दूरी CO से बहुत छोटी है, अर्थात CO S1 S2 से बड़ा है, अतः CO को CP के बराबर मान लेते हैं, CP के बराबर मान लेते हैं। और जब CP के बराबर मान लेते हैं तो होगा क्या, हो जाएगा S2A अपान S1 S2। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसलिए S2A और बटे S1 S2 की जगह पर D और बराबर OP अपान CO, OP बटे CO। अब अगर OP बटे CO तो यहीं बगल में लिख दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अथवा S2A और बटे D और बराबर OP की जगह पर
और बटे CO की जगह पर D। OP की जगह पर मान रखा x और CO की जगह पे D, तो हो जाएगा अथवा पथांतर S2A बराबर हो जाएगा XD अपान कैपिटल D, XD अपान कैपिटल D। यही हमारा जो है S1P और S2P के बीच का पथांतर होगा। पथांतर का सूत्र होगा S2A = XD अपान कैपिटल D। हमने बताया कि जब एक वर्णीय प्रकाश इस पर्दे P के इस छिद्र यस पर आपतित होता है तो यह छिद्र यस एक हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार एक तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं, चारों ओर द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं इस सामने के पर्दे Q के छिद्र S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। ये S1 व S2 भी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है और उन द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के पश्चात ही इस तीसरे पर्दे R पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें एकांतर रूप में प्राप्त होती हैं, जैसे कि मैंने इसके पहले यंग के द्विरेखा छिद्र के प्रयोग में बताया है। फिर हम मान लेते हैं कि S1 से चलने वाली और S2 से चलने वाली जो तरंगिकाएं हैं वह बिंदु P पर मिलती हैं, जिसकी कि बिंदु O से जो दूरी है वह x है। S1 से S2P पर एक लंब S1A खींचा तो इस तरह से S1 S2A और COP दो समकोणिक त्रिभुज हमें प्राप्त होते हैं और इनकी मदद से साइन थीटा बराबर ये पहला समीकरण और दूसरे त्रिभुज में साइन थीटा बराबर ये दूसरा समीकरण, फिर दोनों की तुलना करते हैं और तुलना करने के पश्चात जब मान रखते हैं तो प्राप्त होता है पथांतर S2A बराबर XD अपान कैपिटल D। तो ये था हमारा। अब यहाँ पर इसी सूत्र की सहायता से हम दूरी को नाप करके हम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लेते हैं। बहरहाल अभी उसको हम दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों में हम आगे बताने चल रहे हैं। तो ये था फ्रिंज चौड़ाई नाप कर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। अब इसमें बात आती है दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ, इसी टॉपिक से ही संबंधित है। तो देखिए आप, इसी से संबंधित जो टॉपिक है, जैसे मैंने कहा कि दो है, क्योंकि तीसरे पर्दे R पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, तो हम यहाँ पर ये ज्ञात करेंगे दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ। तो सबसे पहले दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ। तो होता क्या है कि प्रकाश की तीव्रता उन स्थानों पर अधिकतम होती है जहाँ व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंगिकाओं के बीच जो पथांतर है वह 0 लैम्डा 2 लैम्डा होगा। अतः दीप्त फ्रिंजों अथवा अधिकतम तीव्रता के लिए, अतः दीप्त फ्रिंजों अर्थात अधिकतम तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा XD अपान कैपिटल D बराबर m लैम्डा, और जहाँ m = 0 1 2 अथवा x = md लैम्डा अपान स्मॉल d, md लैम्डा अपान स्मॉल d।
यहाँ यक्स क्या है, यक्स दूरी है। इसी दूरी को नाप करके हम इस सूत्र की सहायता से दीप्त फ्रिंजों के लिए हम तरंगदैर्घ्य की गणना कर सकते हैं, क्योंकि यक्स बराबर एम डी लेमडा बटे स्मॉल डी, और यक्स क्या है, दूरी है, और इसको नाप करके हम तरंगदैर्घ्य की गणना कर सकते हैं। जब या इस सूत्र के अनुसार कह सकते हैं कि इस सूत्र से यम बराबर 0 रखने पर, इस सूत्र में यम बराबर 0 रखने पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति, यम बराबर 0 रखने पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति, और यम बराबर 1 रखने पर प्रथम दीप्त फ्रिंज की स्थिति, और यम बराबर 2 रखने पर द्वितीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होती है। मतलब इसी सूत्र में हम जब यम बराबर 0 रखेंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति, यम बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम दीप्त फ्रिंज की स्थिति, 2 रखेंगे तो द्वितीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति, इसी प्रकार 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो अन्य जो है दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां जो है वो प्राप्त होती हैं। तो ये था दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। अब आगे इसी से संबंधित जो अभी इसके पहले का टॉपिक था, उसी से संबंधित अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। तो होता क्या है कि प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम उन स्थानों पर होती हैं जहां व्यतिकरण करने वाली तरंगिकाओं के बीच जो पथांतर है वह λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ... होगा। अतः अदीप्त फ्रिंजों अर्थात न्यूनतम तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा, XD/D बराबर m-1/2 इंटू लेमडा हो जाएगा क्या, X = m-12 d लेमडा अपॉन स्मॉल डी। इसको हम दूसरे रूप में भी इस तरह भी लिख सकते हैं, X = 2m-1 2m -1 और बटे 2 को बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा क्या, d λ/2d। x बराबर 2m-1 d λ/2d, या चाहे ऐसे ही कह सकते हो x बराबर m-12 d λ/d, या इसी को हम लिख सकते हैं अथवा x = 2m-1 d λ/2d। अब इस सूत्र में या इस सूत्र की सहायता से हम दूरी x के मान को ज्ञात करके हम तरंगदैर्घ्य की गणना जो है वो कर सकते हैं। इस सूत्र में जो ये सूत्र सामने दिख रहा है, इस सूत्र में m बराबर 1 रखने पर प्रथम अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, प्रथम अदीप्त फ्रिंज की स्थिति और इसी तरह से m बराबर 2 रखने पर द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, इसी तरह से m बराबर 3 रखेंगे तो तृतीय अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, इसी तरह से m बराबर 4, 5 ऐसे रखेंगे तो अन्य अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां जो है वो
प्राप्त होती हैं। तो ये था हमारा अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में जो है हमने दीप्त फ्रिंजों की क्या स्थितियां हैं, अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां क्या हैं, हम तरंगदैर्घ्य की, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया है। इस चैप्टर के जो शेष टॉपिक हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।